तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और सूडो क्लास जो कि नहीं है, का कोई इतना ज्यादा यूज अभी नहीं हो रहा क्योंकि ज्यादातर ब्राउजर्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। और अगर आप चेक करना चाहें कि कौन कौन से ब्राउजर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैन आई यूज जो है ना, ये आपने वेबसाइट विजिट कर लेनी है। मैं आपको जरा थोड़ा ये बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। अगर किसी को ये यूआरएल चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिख के भी मेरे से पूछ सकता है। ये जी यूआरएल है जो आप सबको नजर आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट हुई हुई। आप यहां चले जाए कैन आई यूज पे, और यहां जाके आप लोग जो भी आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी कोई सूडो क्लास आप लोगों ने चेक करनी है कि कौन कौन से ब्राउजर्स उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लें। अब मैं इसको जरा इंटर कर देता हूं, तो ये देखें हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब मैं जरा जूम आउट करता हूं। आपने यहां जाके लिखना है जी हैज, और उसके बाद आप सूडो क्लास लिखे ना लिखे, देखें पहले ही आपकी जो सर्च है आपको यहाँ मिल गई। अब हैज की सूडो क्लास जो है ना, उसको सिर्फ आपका क्रोम सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले क्रोम सपोर्ट नहीं करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम के 105 से बाद वाले वर्जन और 105 वर्जन जो है ये सारे के सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये एज है, तो एज ने भी इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सफारी क्रोम के साथ साथ ही शुरू हुआ, लेकिन फायरफॉक्स ने अभी तक इसको सपोर्ट करना शुरू नहीं किया। और ओपेरा जो है उसके ये वाले वर्जन जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और फिर कुछ आपको आईओएस के बता रहे हैं और कुछ एंड्रॉइड के लिए जो आपके ब्राउजर्स हैं उनके बारे में बाकी आगे आपको बातें बता रहे हैं। आप इन सब को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप गौर करें फायरफॉक्स के, यहां पे ये इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे लिखा हुआ कि ये फ्लैग जो है ना, आपने ये चीज जाके आपने बैकएंड पे इसके ना एक्टिवेट करनी है। लेआउट डॉट सी एस एस डॉट हैज सेलेक्टेड डॉट इनेबल। जब आप ये चीज जाके फायरफॉक्स में इनेबल कर देंगे तो फिर ये आपकी हैज क्लास को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप लोग इसको, अगर आपने अपने फायरफॉक्स के ऊपर आपने इसको चेक करना हो हैज की सूडो क्लास को, कैसे चेक करते हैं रन करके। अभी ये इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग है, ये चीज भी अभी इसके अंदर डाली जा रही है कि इंशाल्लाह अब जो नए वर्जन आएंगे वो भी जो फायरफॉक्स के वर्जन हैं वो इसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये जी हैज की जो सूडो क्लास है इसका क्या काम है। इसका पहला काम तो यहां मैंने लिख दिया कि हैज की सूडो क्लास जो है ये पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। हम लोगों ने डिसेंडेंट सेलेक्टर्स पढ़े हैं, या हमने बाकी जो सूडो क्लासेस देखी थी, किसी में हम लोग nth चाइल्ड को, लास्ट चाइल्ड को, फर्स्ट चाइल्ड को, nth ऑफ टाइप लास्ट, हम बात कर रहे थे सिबलिंग्स की, या हम बात कर रहे थे चाइल्ड्स की, या हम बात कर रहे थे डिसेंडेंट्स की। तो हम लोग पेरेंट लिखते थे और उसके डिसेंडेंट्स को हम लोग या उसके चाइल्ड्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते थे यूजिंग द सूडो क्लासेस आर यूजिंग सम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। लेकिन आज जो सूडो क्लास आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके जरिए से हम लोग किसी एक चाइल्ड के जरिए से उसके पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक नई क्लास है, इससे पहले ऐसा सीएसएस में नहीं था। अब जिस वक्त में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त में सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फायरफॉक्स के अंदर हम लोग एक फ्लैग को एक्टिवेट करके या उसके बैकएंड पे जाके थोड़ा सा हमें एक प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो इसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो जिस वक्त में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी भी ये इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, सारे ब्राउजर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जुरे वाला यहां पे जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास दो पैराग्राफ्स है। पहले पैराग्राफ में मैंने स्पैन का एक टैग लगाया हुआ है और दूसरे में नहीं लगाया। इन दोनों में फर्क सिर्फ क्या है, एक में मैंने स्पैन टैग एज ए चाइल्ड यूज किया हुआ है और दूसरे में मैंने यूज नहीं किया हुआ। दूसरे वाला, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं वो वाला पैराग्राफ, वो वाला पेरेंट सेलेक्ट करूं जिसके अंदर स्पैन नेम का चाइल्ड मौजूद है, मैं थ्रू द चाइल्ड पेरेंट को टारगेट कर रहा हूं। हम लोग किसी एक पेरेंट को बाय यूजिंग इस चाइल्ड टारगेट कर रहे हैं। अब जो सीएसएस अप्लाई होगा वो चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसके पेरेंट पे अप्लाई होगा। फिर वाला हमने सबसे पहले
p टैग लिखा, पैराग्राफ टैग का नेम लिखा, उसके बाद हमने कॉलन डाला, हैज की सूडो क्लास स्टार्ट की, पैरेंथेसिस स्टार्ट की, और अंदर हमने इसके चाइल्ड का जो टैग नेम है वो डाल दिया, और इसके बाद हम लोगों ने करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, सीएसएस शुरू कर लिया, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन के बाद वैल्यू डाल दी, और आप सबको पता है ये हमारा सेलेक्टर है और ये पेरेंट सेलेक्टर है, और ये हमारी प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू, और इस सारे को हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब उजरे वाला ये जो पैराग्राफ है ये टारगेट पेरेंट है जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, और ये वो वाला चाइल्ड है जिसको यूज करके हम लोग उस पेरेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये चाइल्ड मौजूद है, और ये बिल्कुल नई एक सूडो क्लास है, अभी भी कुछ ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब होगा क्या कि ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, इसका जो पेरेंट पैराग्राफ है ना उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, और इसका नहीं होगा। ये है जी इस हैज सूडो क्लास का फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ अभी एक फंक्शन बताया, अब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी मदे की चीजें इससे रिलेटेड है, तो आज हम सीखेंगे। तो चलिए आइए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम फिर नेक्स्ट बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां पे आते हैं जी अपने इस फोल्डर के अंदर जिसका नेम है सूडो क्लासेस फंक्शंस। यहां हम न्यू पे क्लिक करके इसमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं, और जो न्यू फाइल है उसका नाम हम रख देते हैं जी हैज सूडो क्लास .html। इंटर को प्रेस करते हैं और इसको जूम आउट करते हैं, और यहां पे हम लोग जो बॉयलर प्लेट है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहां डाल देते हैं जी हैज सूडो क्लास। बॉडी में जाते हैं जी, यहां जाके हम लोग वही दो पैराग्राफ्स जो मैंने अभी आपको स्लाइड पे दिखाए हैं हम यहां बना लेते हैं। हम यहां पी लिखते हैं, डायरेक्ट डालते हैं और उसके साथ डाल देते हैं टू, इंटर प्रेस करते हैं और यहां डाल देते हैं दिस इज तुफा टेक, और इसी चीज को या मैं अगर इसको यहां से रिमूव करता हूं और यहां जाके कंट्रोल डी प्रेस करता हूं ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग स्पैन टैग स्टार्ट कर लेते हैं, और ये जो एंडिंग टैग है इसको हम यहां से कट करके इसके लास्ट पे हम लोग जाके बेस कर देते हैं, कंट्रोल वी किया। अब हम चले जाते हैं जी हेड एलिमेंट के अंदर, और यहां जाके हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं। टारगेटेड जो हमारा पेरेंट है उसे लिखते हैं कि वो पैराग्राफ सिलेक्ट करो। कॉलन से हम हैज सूडो क्लास की स्टार्टिंग लेते हैं, और यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं जी उस चाइल्ड का नेम जो उसके अंदर मौजूद है, पैन। ठीक हो गया जी। एंड पे जाके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, और यहां जाके हम लोग बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं जी यहां पे ब्लू, आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं मुझे ही फॉलो करें, आपको आइडिया देना मकसूद है यहां पे। और कलर हम लोग दे देते हैं जी व्हाइट, थोड़ा ज्यादा उठता है इसके ऊपर। और अब हम लोग चले जाते हैं अपने फोल्डर में, और वहां जाके हम लोग हैज सूडो क्लास .html के नाम से जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लेते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या हो चुका है, उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और उसका फाउंट कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं जी, हम यहाँ पे फाउंट साइज भी दे देते हैं। फाउंट साइज हम यहाँ पे 32 पिक्सल्स दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, वेब पेज को जाके हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखें फाउंट साइज इसका चेंज हो गया, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब क्या हो रहा है, चाइल्ड को यूज करके हम लोग उसके पेरेंट को टारगेट कर रहे हैं कि वो पैराग्राफ जिसका चाइल्ड स्पैन टैग है उसको ऊपर ये सीएसएस अप्लाई कर दो। सिमिलरली हम यहां बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स का,
सॉलिड, और यहां पे हम कलर दे देते हैं गोल्ड। कंट्रोल एस किया, वेब पेज को जाकर रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर को हम लोग बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर रेडियस भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये तो था एक तरीका है कार कि आप लोग पेरेंट एलिमेंट को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक डिव बनाता हूं। यहां पे हम एक डिव बनाते हैं, उसको क्लास दे देते हैं बॉक्स की, और उसके अंदर हम लोग बनाते हैं जी एक h1 प्लस, उसके बाद हम लोग बनाते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स मैं यहां पे डाल देता हूं 2। इंटर करते हैं, एडिंग भी बन गई, पैराग्राफ्स भी बन गए। बल्कि मैं यहाँ 2 पैराग्राफ्स की जगह पे वो कोड जो मैंने पहले लिखा था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये ले 2 पैराग्राफ्स अभी भी आपके वही हैं जो हमने बनाए थे। यहाँ पे हम एडिंग दे देते हैं तुफा टैग की। यहाँ पे देखें इस डिव के अंदर, डिसेंडेंट्स के अंदर स्पैन भी आ रहा है, h1 भी आ रहा है, पैराग्राफ भी आ रहा है। कंट्रोल सी करता हूं और यहां जाके कंट्रोल वी करके यहां डाल देता हूं बॉक्स 1। क्लास चेंज कर दी हमने, और यहां पे ये जो हेडिंग 1 हमने लिखी हुई है इसको हम हेडिंग 2 कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, यहां जाके जहां पे हमने पी लिखा हुआ था हम कहते हैं हम डिव को टारगेट कर रहे हैं, पेरेंट एलिमेंट डिव को। ऐसा डिव सेलेक्ट करो जिसके अंदर हेडिंग 1 नाम का डिसेंडेंट आए। एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास हैज की सुडो क्लास है, इसके अंदर जो हम सेलेक्टर्स देते हैं वो रिलेशनल सेलेक्टर्स होते हैं, वो सिंपल सेलेक्टर्स नहीं होते। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा होगा रिलेशनल सेलेक्टर्स क्या होते हैं, तो अभी मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप सब्र करें, इंशाल्लाह सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें। जरा मैं इसको जूम आउट करता हूं, ये देख क्या हुआ। वो डिव जिसके अंदर हेडिंग 1 एलिमेंट आ रहा है, मैंने कहा उस डिव को सिलेक्ट करो, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करो, उसमें मौजूद जो फाउंट कलर है व्हाइट कर दो, फाउंट साइज 32 पिक्सल्स, बॉर्डर लगाओ गोल्ड 5 पिक्सल्स का सॉलिड, और जो बॉर्डर रेडियस है 10 पिक्सल कर दो। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो बॉक्स नाम का हमारा डिव है, जिसकी क्लास बॉक्स है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा ये देखें, आपका बॉक्स 1 जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ, इसका चेंज हुआ। जहां मैंने h1 लिखा वहां मैं जाकर क्या डाल देता हूं, h2। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, आप देखें ये नीचे वाला हाईलाइट हो गया। अब हम यहां पे लिखते हैं स्पैन, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहां पे क्या हुआ, दोनों सेलेक्ट हो गए। क्यों हुए, मैंने कहा वो डिव पकड़ो जिसके अंदर, फर्स्ट चाइल्ड की बात नहीं कर रहा, मैंने यहां पे स्पैन लिखा है। अब देखिए स्पैन पैराग्राफ के भी अंदर जाके आ रहा, मतलब ये ग्रैंड चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। और यहां पे भी क्या आ रहा था, स्पैन, तो लिहाजा ये दोनों के दोनों ही, इसका भी ग्रैंड चाइल्ड स्पैन है जो बॉक्स क्लास वाला हमारा डिव है, और बॉक्स 1 क्लास वाला जो हमारा डिव है उसके भी ग्रैंड चाइल्ड में स्पैन आ रहा है। अब देखें मैंने पहले यहां पे h1 डाला था जो कि डायरेक्ट चाइल्ड था, अब मैंने स्पैन डाला जो कि ग्रैंड चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, फिर भी आपके जो डिव है वो क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहां से एक बात समझ आती है, गौर से सुनिएगा, अगर इन पैरेंथेसिस में आप सेलेक्टर से पहले कुछ भी मेंशन नहीं करते तो याद रखिएगा ये स्पेस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है सेलेक्टर ऑटोमेटिकली ये स्पेस इसके साथ एसोसिएट कर लेता है, और उसको समझ आ जाती है कि मैंने उन डिव को सिलेक्ट करना है, उन पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनके डिसेंडेंट्स के अंदर स्पैन नेम का एक टैग आ रहा है। क्या मर्जी आए, डिसेंडेंट्स की बात हो रही है तो ग्रैंड चाइल्ड्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट चाइल्ड्स भी हो सकते हैं।
उम्मीद है ये मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये रिलेशनल सेलेक्टर है कि इस डिव का इस टैग या इस सेलेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं यहां पे H1 डाल रहा था तो सिर्फ कौन सा हमारा डिव सेलेक्ट हो रहा था जी, फर्स्ट वाला। अब अगर मैं यहां पे कॉमा डालता हूं, स्पेस नहीं दे रहा, कॉमा डाल के अगर मैं यहां पे H2 भी मेंशन कर दूं, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करता हूं, गौर से देखिएगा अब दोनों सेलेक्ट हो गए। तो आप लोग मल्टीपल सेलेक्टर्स भी दे सकते हैं अपने हैश सुडो सेलेक्टर के अंदर, और ये दोनों इसके क्या है, डिसेंडेंट्स हैं। हमने भी कोई दूसरा कंबिनेटर सेलेक्टर इसके साथ मेंशन नहीं किया। मैं यहां पे सेक्शन बनाता हूं। सेक्शन भी एक ऐसा HTML एलिमेंट है जो बिल्कुल डिव की तरह काम करता है। यहां से H1 को कट करता हूं और यहां जाके मैं इसको ट्रेस कर देता हूं सेक्शन के अंदर। यहां जाके मैं कहता हूं कि हुजूर वाला मुझे वो वाला डिव चाहिए, मुझे वो वाला डिव चाहिए जिसका डायरेक्ट चाइल्ड, यहां देखें मैंने अब एक कंबिनेटर सेलेक्टर मेंशन किया है डायरेक्ट चाइल्ड का। पैरेंथेसिस के फौरन बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट चाइल्ड का कंबिनेटर सेलेक्टर मैंने मेंशन किया। अगर आप लोगों को कंबिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो मेरे CSS से रिलेटेड वो लेक्चर जाके आप लोग सुने। कंट्रोल एस किया, यहां चलते हैं जी, अपने कोड पे जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, कोई चीज भी सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों? आ गए कि सर यहां पे H1 एलिमेंट तो आ रहा है लेकिन भाई साहब ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये ग्रैंड चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं बल्कि बॉक्स के अंदर सेक्शन और सेक्शन के अंदर जाके H1 मौजूद है। अब अगर यहां पे जहां मैंने H2 डाला है बॉक्स 1 में, मैं H1 कर दूं इसको तो फिर क्या होगा, अभी देख लेते हैं। कंट्रोल एस किया, वेब पेज पे जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। क्यों सिलेक्ट हुआ? क्योंकि बॉक्स 1 क्लास वाले डिव के अंदर H1 जो एलिमेंट है वो डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन बॉक्स में H1 एलिमेंट डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है और ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक रिलेशनल सेलेक्टर है। जहां मैंने डिव लिखा वहां मैं डाल देता हूं सेक्शन, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को रिफ्रेश करता हूं, यहां क्या हो गया, पूरा का पूरा डिव सेलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा वो वाला सेक्शन सेलेक्ट करो और उस पर ये CSS अप्लाई करो जिसका डायरेक्ट चाइल्ड H1 है। यहां देखे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सेक्शन है और उसका डायरेक्ट चाइल्ड है H1। तो क्या हुआ, H1 क्योंकि सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड था फलिहाजा इस सेक्शन के ऊपर ये वाला CSS अप्लाई हो चुका है जो कि आपको आपके वेब पेज पे दिख रहा है। उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ। मेरी बात आपने गौर से सुननी है। यहां पे मैं थोड़े से अब चेंजेस लाऊंगा। H1 के बाद मैं देता हूं जी H2 का सेलेक्टर और इसमें डाल देते हैं कोई डमी टेक्स्ट, मैंने कंप्यूटर डाल दिया, कोर्सेज, कंट्रोल एस किया। अब देखें बॉक्स 1 वाला जो डिव है उसके अंदर H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है, अगर किसी को सिबलिंग से रिलेटेड आइडियाज क्लियर नहीं है तो हमारे CSS के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जाके सिबलिंग से रिलेटेड अपने आइडियाज को क्लियर कर ले। क्या मैं बता देता हूं कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका पेरेंट सेम हो वो एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं। पहली चीज, एडजेसेंट सिबलिंग्स क्या होते हैं, जैसे ये देखें यहां पे H1 आ रहा है और उसके फौरन बाद क्या आ रहा है, H2। तो ये जो H2 है ये H1 का पहली बात तो सिबलिंग है, लेकिन ये उसके फौरन बाद नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है, इसे कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग। क्लियर हुआ? अब मैं यहां पे एक नया सेलेक्टर लिखने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो वाला, यहां डालते हैं डिव, वो वाला डिव सेलेक्ट करो जिसके चाइल्ड्स में H1 आए और H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 हो। आप बेशक यहां पे स्पेस
दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे। अब देते हैं कि ये CSS इस डिव पे अप्लाई होता है या नहीं होता। किस डिव पे? बॉक्स 1 पे। इसमें देखें ये चीज, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। हम जाके यहाँ पे कोड को रिफ्रेश करते हैं, चेक करें इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका। और अगर मैं यहां जाके इस सेक्शन के अंदर भी H2 डाल दूं, बल्कि मैं H2 नहीं डाल रहा, यहां से H2 को कॉपी करता हूं कंट्रोल C करके, और यहां जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ? हमने ये कहा कि ये जो वो वाला डिव आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर H1 और H2 दोनों क्या करें? डायरेक्ट चाइल्ड के तौर पर ना आए, डिसेंडेंट्स के तौर पर आए, और दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हो। कौन से वाले? एडजेसेंट सिबलिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो दोनों सेक्शन में मौजूद थे, हालांकि हाईलाइट क्या हो गया? पूरा का पूरा डिव हो गया, CSS पूरे के पूरे डिव पे अप्लाई हुआ। तो भाई हमने यहां पे डिव ही तो लिखा हुआ, और ये दोनों क्या है? पहली बात तो इसके डिसेंडेंट्स है, बिल्कुल डिसेंडेंट्स है, ग्रैंड चाइल्ड्स हो, डिसेंडेंट्स है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है? एडजेसेंट सिबलिंग्स हो, तो एडजेसेंट सिबलिंग्स है। लिहाजा जिस डिव में ये मौजूद है वो वाला डिव क्या हुआ? हाईलाइट हो गया, ये उसके डिसेंडेंट्स है, लिहाजा ये हाईलाइट हो गया, और ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड है। अगर मैं यहां पे जाके सिर्फ क्या करता हूं? ये काम करता हूं, बस कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देखें अब वो वाला सेलेक्ट, ये डायरेक्ट चाइल्ड थे, प्लस सिबलिंग्स थे और एडजेसेंट सिबलिंग्स थे, लिहाजा ये डिव सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। उम्मीद है मेरी बात आप सबको क्लियर अच्छे तरीके से हो रही है। अब अगर मैं यहां पे सेक्शन डाल दूं तो क्या होगा? सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, रिफ्रेश किया, ये देखें ये दो हेडिंग्स नीचे रह गई हैं, सेक्शन सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, हाईलाइट हो गया। अब अगर मैं यहां पे डायरेक्ट चाइल्ड का ऑपरेटर भी डाल दूं या सेलेक्टर डाल दूं, कम्बिनेटर सेलेक्टर, यही सेलेक्टर रहेगा, यही सेलेक्टेड रहेगा। उम्मीद है ये मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। यहां से अब आपको एक बात समझाना चाहता हूं। अब ये जो H1 और H2 है, ये तो इनका डायरेक्ट पेरेंट है ना, ये इनका ग्रैंड पेरेंट है। तो आप लोग किसी भी एंसेस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने असलाफ की बात की थी कि आप किसी भी पेरेंट को, डायरेक्ट पेरेंट को आपने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं यहां पे क्या डाल दूं? डिव डाल दूं। अब मैंने यहां पे डिव डाला, और यहां से मैं इसको रिमूव करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं। इसका मतलब ये है कि H1 और H2 दोनों एडजेसेंट सिबलिंग्स होने चाहिए और डिसेंडेंट्स में आने चाहिए। उस डिव को आप लोग सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट चाइल्ड की बात ही नहीं है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, देखें इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो आप ग्रैंड पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पेरेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को एसुडो क्लास से रिलेटेड कुछ चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, या ये कहूँ कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से ये बात समझ आ जाए कि हैज़ की सुडो क्लास को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, अगर वो डिस्कस हो चुकी हैं तो हम जल्दी जल्दी उनको दोबारा से देख लेंगे, और मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ। हाँ जी, कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। दूसरे वाला, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेडिंग H2 है और उसकी एडजेसेंट सिबलिंग हेडिंग H3 है, एंड आई वांट कि मैं जो H2 है उसको सेलेक्ट करूं। अभी तक हम लोगों ने एडजेसेंट सिबलिंग के सेलेक्टर के जरिए से एडजेसेंट सिबलिंग को सेलेक्ट किया है। तो क्या मतलब है? और इससे रिलेटेड मेरा एक डिटेल लेक्चर भी प्ले लिस्ट में मौजूद है, अगर आप उसे सुनना चाहें तो आप जाके सुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ और इसके अंदर मैं सिर्फ टेस्ट डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब जरा यहाँ देखें कि ये जो H3 और H2 है, ये दोनों इस क्लास बॉक्स 1 के डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, या ये कहूं कि H3 और H2 का जो पेरेंट है वो सेम है, और
ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स भी हैं और ये H3 H2 का ऐसा सिबलिंग है जो फौरन से H3 के बाद आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं H3 को सेलेक्ट करूं तो इसका तरीकाकार क्या था जी? यहां मैंने जो कोड लिखा मैं जरा इसको कमेंट कर लेता हूं और यहां जाके आपको वो कोड लिख के दिखाता हूं। हमारी क्लास बॉक्स 1 के अंदर H2 का एडजेसेंट सिबलिंग H3 जो है उसके ऊपर हम लोगों ने ये CSS अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी, ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा है उसका कोड कंट्रोल एस किया, गोल्ड कलर का हम बैकग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग चले जाते हैं जी अपने वेब पेज पे, जाके वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी हेडिंग H3 है वो सिलेक्ट हो चुकी है और ये CSS उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। हमारे बॉक्स 1 क्लास वाले div के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड्स H2 और H3 हैं उनमें से हमने सेलेक्ट करना है H2 की एडजेसेंट सिबलिंग H3 को। और अगर मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट चाइल्ड मेंशन नहीं करता बल्कि मैं यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर को मेंशन कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके कोड को सेव करता हूँ, अगेन ये कंडीशन सिर्फ यहाँ पे फुलफिल हो रही है और ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग H3 को सेलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। लेकिन अगर हम लोगों ने इस H2 को सेलेक्ट करना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या तरीकाकार है? तो इस चीज को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द हैज सुडो क्लास। मैं अब इसको यहां से रिमूव करता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, H3 H2 का एडजेसेंट सिबलिंग है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज करके बाय टारगेटिंग दिस एलिमेंट इस एलिमेंट को सिलेक्ट करें। तो तरीकाकार ये है बाय यूजिंग द हैड सुडो क्लास कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो एलिमेंट लिखेंगे जिसको हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इट इज H2, और इसके बाद हम लोग हैज की सुडो क्लास को स्टार्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम प्लस का साइन जो है, जो कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हम यूज करते हैं फॉर द एडजेसेंट सिबलिंग्स, हम यहाँ पे क्या देते हैं कि वो वाला H2 सेलेक्ट करो जिसका एडजेसेंट सिबलिंग H3 है। अब यहाँ पे हम लोग H3 को सेलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम लोग यहाँ पे अब सेलेक्ट करेंगे H2 को, और हमारा जो CSS अभी हम लिखेंगे ये अप्लाई होगा H2 के ऊपर। वैसे एडजेसेंट सिबलिंग के जरिए से या एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के जरिए से जो हमारा CSS होता है वो एडजेसेंट सिबलिंग पे अप्लाई होता है, ना कि जो एडजेसेंट सिबलिंग के ऊपर वाला उसका सिबलिंग होता है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब ये अप्लाई होगा एडजेसेंट सिबलिंग से ऊपर वाला जो उसका सिबलिंग होगा उसके ऊपर। तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, रेड। कंट्रोल एस किया, हम चले गए अपने वेब पेज पे, जाके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अब बजाय इसके ये टेस्ट सिलेक्ट होता, अब जरा यहाँ देखें H3 में हमने टेस्ट लिखा हुआ है और H2 में हमने लिखा हुआ दिस इज सुफा। मैं इसके बाद कुछ और डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तो पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, कोड पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये H2 है और ये टेस्ट जो हमने लिखा हुआ ये H3 है। ये इस H2 का एडजेसेंट सिबलिंग है। लेकिन बाय यूजिंग द हैज क्लास हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि वो वाला H2 सेलेक्ट करो या ये CSS उस H2 पे अप्लाई करो जिसका एडजेसेंट सिबलिंग H3 हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई और ऑटोमेटिकली ये वाला CSS इस H2 पे अप्लाई होगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब सिमिलरली ये चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं H1 के ऊपर। अब H2 जो है वो H1 का एडजेसेंट सिबलिंग है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ जाके हम लोग डाल देते हैं जी H2 डाल देते हैं, या हम लिख देते हैं H1। कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं। अब जरा यहाँ देखें इन दो हेडिंग्स के ऊपर ये CSS जो है अप्लाई हो गया, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया जी? अगर हम यहाँ पे आके अपने कोड को देखते हैं तो यहाँ आप देखें इस H1 का भी एडजेसेंट सिबलिंग H2 है।
तो देयरफॉर इस H1 के ऊपर भी CSS अप्लाई हो गया एंड सिमिलरली इस H1 का भी एडजेसेंट सिबलिंग H2 है। सो देयरफॉर अब इसके ऊपर जो है वो CSS अप्लाई नहीं हुआ पैरेंथेसिस वाले पे, बल्कि उसके ऊपर जो उसका सिबलिंग मौजूद है ये वाला CSS उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। एंड इन दिस वे हम लोग एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज करके जो एडजेसेंट सिबलिंग होता है उसके प्रीवियस सिबलिंग को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाला काम हैज सूडो क्लास के आने से पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, बल्कि हम ये कर सकते थे कि एडजेसेंट सिबलिंग को सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते थे बाय यूजिंग द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो ये एक नया फीचर है, तो यूज कीजिए और मजे मजे के डिजाइन बनाइए। चलिए आइए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ ये जो मैंने आर लिखा है इसका क्या मतलब है ये भी आपको जाते जाते मैं समझा जाऊं कि यहाँ पे अगर आप लोग एक स्पेस दे देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया हम लोगों ने आके, किसी किस्म का कोई फर्क आपके CSS पे या आपके वेब पेज पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। CSS एज इट इज अप्लाई होगा। अब हम यहां चलते हैं जी। अब उजरे वाला यहाँ पे हमने कहा कि हमें वो डिव सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हेडिंग H3 मौजूद है डिसेंडेंट्स में कहीं पे भी। तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अब ये पेरेंट सेलेक्टर के लिए है। ये वाला सेलेक्टर जो भी हमने लिखा हुआ ये एडजेसेंट सिबलिंग के जो प्रीवियस उसका सिबलिंग है उसको सेलेक्ट करने के लिए था। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी हमें वो डिव सेलेक्ट करना है। यहाँ हमने हैश सुडो क्लास स्टार्ट की, पैरेंथेसिस स्टार्ट की, पैरेंथेसिस क्लोज की, और अब हम इसके अंदर मेंशन करते हैं कि वो वाला डिव मुझे सेलेक्ट करके दो जिसके डिसेंडेंट्स के अंदर H3 टैग आ रहा है। हम कंट्रोल एस करते हैं और जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें ये वाला डिव जो है ये हाईलाइट हो गया, या ये कहूं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, या सादा अल्फाज में मजीद अगर मैं इसको मजीद सादा बनाऊं तो ये वाला डिव जो है इसके ऊपर ये वाला CSS जो है ये अप्लाई हो चुका है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कलर भी मेंशन करते हैं जी। कलर हम दे देते हैं वाइट। वेब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ये CSS सारा का सारा अप्लाई होना शुरू हो गया। तो ये था जी कि हम लोग एक डिसेंडेंट को यूज करके उसके पेरेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी किस्म का कोई कॉम्बिनेटर सेलेक्टर मेंशन नहीं किया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली है सेलेक्टर जो है ये यहाँ पे एक स्पेस जो है उसे कंसीडर कर लेता है और ये समझता है कि हम लोग डिसेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक ग्रेटर देन का सिंबल जो कि हमारा डायरेक्ट चाइल्ड का सेलेक्टर है, डायरेक्ट चाइल्ड का कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, अगर मैं यहाँ इसे डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और जाके कोड को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें अभी भी यही हमारा डिव जो है वो सिलेक्टेड है। क्यों सिलेक्टेड है? क्योंकि हमारे इस डिव के अंदर इसका डायरेक्ट चाइल्ड H3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां जाके H3 मेंशन कर दूं और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं सोफा लिख देता हूं और कंट्रोल एस करता हूं, कोड को रिफ्रेश करता हूं, देखिए ये भी सिलेक्ट हो चुका। अब उसके बाद यहां मैं जो सेक्शन है इसके अंदर जाके मैं H4 हेडिंग देता हूं और यहां पे भी टेस्ट लिख देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और यहां जाके CSS के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस लेके आता हूं कि मुझे वो वाला सेक्शन चाहिए या वो वाला सेक्शन मुझे सेलेक्ट करना है जिसके डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर H4 नेम की हेडिंग आ रही हो डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर। तो कंट्रोल एस करके हम लोग अपने कोड को यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, देखें ये वाला हमारा जो सेक्शन है वो सेलेक्ट हो चुका है। ये वाली हेडिंग जो है इसके बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा, ना पैराग्राफ्स के बैकग्राउंड में कलर आ रहा, क्योंकि ये सारे बॉक्स क्लास के डिव में मौजूद है। लेकिन सेक्शन जो है उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, फाउंड कलर भी चेंज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हुजूर वाला हमने यहाँ अपने सिलेक्टर में कहा ये था कि वो सेक्शन जो है उसके ऊपर ये वाला CSS अप्लाई करो जिसके डायरेक्ट चाइल्ड में H4 नेम की हेडिंग आ रही है। अब जरा आप यहाँ पे गौर करें ना, तो ये बॉक्स क्लास वाला डिव जो है ये ग्रैंड पेरेंट है इस H4 हेडिंग का। तो हमने क्या किया, इसके डायरेक्ट पेरेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, हम लोगों ने इसके ग्रैंड पेरेंट को सेलेक्ट नहीं किया।
तो यहां से एक बात ये भी समझ आती है कि हम लोग किसी भी एंसेस्टर को, चाहे डायरेक्ट पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को, अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी डिव, और मैं यहां से ये जो हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर है मैं इसे रिमूव करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को रिफ्रेश करता हूं, पूरा का पूरा डिव जो है उसके ऊपर CSS अप्लाई हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हुजूर वाला, अब हम लोग वो डिव सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर H2 और H3, पहली बात तो डिसेंडेंट्स आए, और H2 जो है उसका एडजेसेंट सिबलिंग H3 हो। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो डिव सेलेक्ट होगा, उसके ऊपर CSS अप्लाई होगा। अभी हम लोग चलते हैं जी अपने कोड में और जाके इस एग्जांपल को भी समझते हैं। अब जरा यहां अगर आप लोग गौर फरमाएं तो इस बॉक्स 1 क्लास के डिव के अंदर H1, H2, H3 मौजूद है। H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 है और H2 का एडजेसेंट सिबलिंग H3 है, लेकिन ऐसी बात यहां पे नहीं हो रही। मैं फॉर एग्जांपल यहां जाता हूं और जाके मैं कहता हूं जी मुझे वो वाला डिव सेलेक्ट करके दो जिसके डिसेंडेंट्स के अंदर H1 आए और उस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग जो है वह H2 हो। कंट्रोल एस करते हैं, चले जाते हैं अपने वेब पेज पे, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं। देखें दोनों के दोनों पैराग्राफ्स जो है उनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है, उनका फाउंट कलर भी चेंज हो चुका है, और साथ ही साथ देखिए दोनों सेलेक्टेड है। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ क्योंकि हमारा जो सेलेक्टर है वो डिसेंडेंट सेलेक्टर है। हमने कहा वो डिव सेलेक्ट करो जिसके डिसेंडेंट्स के अंदर H1 और H2 आ रहे हो, और H1 और H2 में रिलेशन क्या होना चाहिए कि जो H1 है इसका एडजेसेंट सिबलिंग H2 होना चाहिए। यहां अगर हम जाके देखते हैं इस बॉक्स 1 नाम के डिव के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहां पे H1 और H2 दोनों डिसेंडेंट्स हैं, ग्रैंड चाइल्ड्स हैं क्लास बॉक्स नाम का जो हमारा डिव है, या ये कहूं कि वो डिव जिसकी क्लास बॉक्स है उसके अंदर ये दोनों के दोनों जो H1 और H2 हैं ये डिसेंडेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, और H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 है। ये हालांकि डायरेक्ट चाइल्ड्स नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड लिखा भी तो नहीं है, सो देयरफॉर ये भी सेलेक्ट हो गया। और अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ देखिए ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं और H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 है, सो देयरफॉर ये वाला हमारा डिव भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लेके आता हूं, मैं यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट चाइल्ड का कम्बिनेटर सेलेक्टर है वो डाल दूं, कंट्रोल एस करूं, कोड को सेव करूं और यहां जाके रिफ्रेश करूं, देखिए पहला जो डिव था वो अब सेलेक्ट नहीं हुआ। जो पहला डिव था उसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हुआ, लेकिन दूसरे डिव के ऊपर ये CSS अप्लाई हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने कहा कि हमने वो डिव सेलेक्ट करना है जिसके डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर H1 और H2 आ रहे हो और H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 हो। और यहां जाके अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो बॉक्स 1 क्लास वाला डिव है इसके अंदर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन बॉक्स क्लास वाले डिव में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इसमें H1 और H2 तो आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड्स नहीं है इसके, बल्कि ये ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। ये बॉक्स क्लास वाले डिव के अंदर एक सेक्शन मौजूद है और उसके अंदर जाके ये मौजूद है, फलिहाजा ये डायरेक्ट चाइल्ड्स नहीं है। सो देयरफॉर ये वाला डिव भी सिलेक्ट नहीं हुआ और इसके ऊपर ये CSS अप्लाई नहीं हुआ। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। ये चीज भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब हम यहां पे देखते हैं कि हमें वो वाला डिव सेलेक्ट करना है जिसके अंदर इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए। चलिए आइए इसको भी हम लोग फुलफिल करके देखते हैं, और प्लस हम यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं कि हम लोग डिव को सेलेक्ट करके डिव के ऊपर अपना CSS अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अगेन हम यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर दे रहे हैं और उस डिव के अंदर मौजूद पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये मेरी बात आपको भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी जब तक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इस कोड को इंप्लीमेंट करके ना दिखा दूं। हुजूर वाला यहाँ पे हमने डिव डाल दिया, हैज सुडो फंक्शनल क्लास जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट की, पैरेंथेसिस स्टार्ट की, पहला सेलेक्टर हमने दे दिया हुआ है। कॉमा डाल के हम दोबारा इसको पेस्ट करते हैं, फिर कॉमा डाल के हम इसको पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहली बात H1 जो है वो डायरेक्ट चाइल्ड हो और उसका एडजेसेंट सिबलिंग H2 होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3।
इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं ये चाहता हूं कि ये वाला डिव सेलेक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली ये डिव सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं हम लोग और चले जाते हैं अपने वेब पेज पे, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, देखें ये वाला डिव जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक और टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ इस div को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक स्पेस देते हैं जिसे हम डिसेंडेंट सेलेक्टर के नाम से भी याद करते हैं, और मैं कहता हूं ये वाला div सेलेक्ट होने के बाद ये वाला CSS जो है इस div पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, बल्कि div में मौजूद जो पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर ये वाला जो CSS है अप्लाई होना चाहिए। या ये कहूं कि div के अंदर मौजूद जो डिसेंडेंट्स में या div में जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड है या चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड हैं, उन तमाम के ऊपर ये वाला CSS अप्लाई हो जाना चाहिए। जैसे ही कंट्रोल एस करके मैं अपने कोड को सेव करता हूं और जाके वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, आप देख सकते हैं पहले तो ये वाला डिव है वो सिलेक्ट हुआ बाय यूजिंग दिस सिलेक्टर, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इस डिव के अंदर डिसेंडेंट्स के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं, मतलब जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड के तौर पर पैराग्राफ्स आ रहे हैं या ग्रैंड चाइल्ड के तौर पर पैराग्राफ्स आ रहे हैं, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब अगर मैं यहां जाके फॉर एग्जांपल एक हेडिंग मेंशन कर देता हूं, इसी H2 को मैं यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C करता हूं और यहां जाके कंट्रोल V करता हूं और कोड को सेव करता हूं और जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं अब यहां पे भी ये दोनों पैराग्राफ्स क्या हो चुके हैं, इनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो चुका है, इनका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो चुका है और इनका जो फाउंट कलर है वो व्हाइट हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि H2 का एडजेसेंट सिबलिंग जो है वो H3 आ रहा है, ये दोनों इस बॉक्स क्लास के डायरेक्ट चाइल्ड हैं, तो लिहाजा यहां पर जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये वाली है। अब मैं एक और काम करता हूं, इन दोनों पैराग्राफ्स को यहां से कॉपी करता हूं और जाकर मैं इन दोनों को सेक्शन के अंदर यहां हेडिंग 4 के बाद पेस्ट करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को जाकर रिफ्रेश करता हूं। आप देख सकते हैं कि आप देखें यहां पे ये दोनों पैराग्राफ्स जो सेक्शन के अंदर मौजूद थे वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी इस CSS को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या वो सिलेक्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर वो CSS अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये दोनों पैराग्राफ्स भी सिलेक्ट हुए और इनके ऊपर ये CSS अप्लाई हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिसेंडेंट्स के जो पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे इस डिव के लिए सिलेक्ट करके उनके ऊपर ये CSS अप्लाई किया है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट चाइल्ड मेंशन कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें सिर्फ ये दो पैराग्राफ जो कि डायरेक्ट चाइल्ड में इन दोनों डिव्स के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहे हैं, दो ये पैराग्राफ्स और दो ये वाले पैराग्राफ्स। मैं आपको इसमें फर्क करने के लिए यहां लिख देता हूं कि दिस इज सेक्शन एंड सिमिलरली हम यहां पे भी डाल देते हैं दिस इज आल्सो फॉर सेक्शन। कंट्रोल एस करते हैं, वेब पेज को जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखें ये जो है इनके ऊपर CSS नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि इन दो के ऊपर जो बिल्कुल डायरेक्ट चाइल्ड के तौर पर मौजूद है, बल्कि इन दो के ऊपर जो डायरेक्ट चाइल्ड के तौर पर हमारे बॉक्स क्लास वाले डिव में मौजूद है, इनके ऊपर ये CSS अप्लाई हुआ एंड सिमिलरली इन दोनों पे भी CSS अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आई है। और अगर आप यहाँ पे एक और चीज गौर करें तो ये दूसरा जो हमारा डिव है इसके ऊपर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब ये दो कंडीशंस इस बॉक्स 1 क्लास वाले डिव के लिए फुलफिल हो रही हैं, तो देयरफॉर ये वाला CSS उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट को सिलेक्ट किया कि हाँ जी हमें ये वाला पेरेंट चाहिए, और फिर उस पेरेंट के अंदर हम लोगों ने जो है उसके डायरेक्ट चाइल्ड्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये CSS अप्लाई किया है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कंडीशन है और की कि अगर ये वाला सिलेक्ट होता है फिर भी आपका डिव जो है वो सिलेक्ट हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पे इस कंडीशन को रिमूव कर देता हूं। इस कंडीशन को रिमूव करने से क्या होगा, यहां पे देखें ये वाली चीज जो है, ये वाली कंडीशन इस फर्स्ट सेलेक्टर से फुलफिल हो रही थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये वाली कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, लिहाजा अगेन ये वाला डिव जो है ये सिलेक्ट होगा और इसके ऊपर CSS अप्लाई होगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, देखें इसके ऊपर ये CSS अप्लाई हो चुका है।
तो यहाँ पे ये जो कॉमाज है ये आर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं आपको एक लेक्चर इसके ऊपर भी बना के दूंगा जिसमें आप लोगों को इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर एक लेक्चर आपको बना के दूं वो कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बना के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आपके कहने पे अब बना के दूंगा। चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास यहाँ पर एंड की अगर कंडीशन हम लोगों ने लगानी हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। मैं यहां से इस सारे को फिलहाल तो रिमूव करता हूं और यहां मैं हैज की सूडो क्लास जो है उसे स्टार्ट कर लेता हूं, पैरेंथेसिस स्टार्ट भी करता हूं, क्लोज भी करता हूं, और इसके अंदर एक कंडीशन पहले मेंशन करता हूं कि मुझे वो डिव सेलेक्ट करना है जिसके डिसेंडेंट्स में H1 आ रहा हो और उसका एडजेसेंट सिबलिंग H2 हो, पहली कंडीशन। उसके बाद यहां अगेन मैं हैज सूडो क्लास जो है उसे लगाता हूं और इसके अंदर मेंशन करता हूं कि पहली बात तो डिव के अंदर डिसेंडेंट्स में H1 और H2 मौजूद हो और ये कंडीशन भी फुलफिल हो कि H1 का एडजेसेंट सिबलिंग जो है वह H2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है जी कि H2 का एडजेसेंट सिबलिंग जो है वह H3 होना चाहिए। तो अब अगर इनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो वो डिव सेलेक्ट नहीं होगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और चला जाता हूं अपने वेब पेज पे, जाके वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं। आप यहां देख रहे हैं ये दोनों के दोनों जो हमारे डिव्स हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां देखें पहली कंडीशन क्या है कि H1 और H2 जो है वो डिसेंडेंट्स में आए, तो जो क्लास बॉक्स वाला डिव है उसके डिसेंडेंट्स के अंदर H1 और H2 आ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग्स हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि H2 का एडजेसेंट सिबलिंग H3 होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, लिहाजा ये वाला जो डिव है ये सिलेक्ट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट चाइल्ड है और ये डिसेंडेंट है, यहाँ पे तो हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया कि ये डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, सो देयरफॉर डिसेंडेंट्स में जहां पे भी ये वाली कंडीशंस फुलफिल होंगी वो वाला जो डिव है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो H1 का एडजेसेंट सिबलिंग H2 आ रहा है और H2 का एडजेसेंट सिबलिंग H3 आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी बॉक्स 1 क्लास वाले डिव में ये कंडीशन फुलफिल हुई हो, ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड का जो हमारे पास कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है वो भी मैं मेंशन कर दूं और कंट्रोल एस करके कोड को सेव करूं और अब यहां जाकर रिफ्रेश करूं, देखिए पहला जो हमारा डिव था वो अब सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुआ, बल्कि अब CSS दूसरे हमारे डिव के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब यहां पे देखें, अब अगर आप क्लास बॉक्स वाले डिव पे गौर करें तो इसमें देखें H2 और H3 डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं और एडजेसेंट सिबलिंग्स भी हैं, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। H1 और H2 दोनों के दोनों इसके डिसेंडेंट्स में आ रहे हैं, माना कि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग्स हैं, लेकिन फर्क कहां पे आ गया? फर्क यहां पे आ गया कि ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड्स नहीं है, तो देयरफॉर ये दोनों कंडीशंस हमारे फर्स्ट डिव के लिए फुलफिल नहीं हुई। इन दोनों के दरम्यान में एंड की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये दोनों कंडीशंस जिसके लिए फुलफिल होंगी ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, देन वो वाला डिव सेलेक्ट होगा और उसके ऊपर CSS अप्लाई होगा। बट ये वाली कंडीशन जो है इस डिव के लिए फुलफिल हो गई है। क्या हुआ? यहाँ पे H1 और H2 और H3 ये सारे के सारे डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं। अब मजे की बात यह है कि H1 और H2 एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग्स हैं और H2 और H3 एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग्स हैं, तो देयरफॉर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई और इस कंडीशन के फुलफिल होने की वजह से जो बॉक्स 1 क्लास वाला हमारा डिव है वो सेलेक्ट हुआ। अब चले, ये डिव तो सेलेक्ट हो गया, मैं ये चाहता हूं इस डिव के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर ये वाला CSS अप्लाई हो, तो यहां जाके मैं p टैग लिख देता हूं और बीच में एक स्पेस दे देता हूं। मैं कहता हूं इस डिव के अंदर जब ये डिव सेलेक्ट हो जाए इन दो कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद, तो इस डिव के अंदर डिसेंडेंट्स में जितने भी पैराग्राफ्स हों वो सारे के सारे जो हैं उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाना चाहिए। मैं कंट्रोल एस करके कोड को सेव करता हूं और यहां जाके मैं
अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे यहां पे क्या हो गया, हमारा जो डिव है उसमें मौजूद डिसेंडेंट्स में जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं और उनके ऊपर CSS अप्लाई हो चुका है। और अगर मैं यहां पर जाकर डायरेक्ट चाइल्ड की कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दूं, कंट्रोल एस करूं और कोड को जाकर रिफ्रेश करूं, तो ये दोनों के दोनों अभी भी सिलेक्ट हो रहे हैं और इनके ऊपर CSS अप्लाई इसलिए हो रहा है कि ये दोनों बॉक्स 1 क्लास के डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं। सो देयरफॉर ये CSS अभी उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आर वाली कंडीशन भी समझ आ चुकी है और ये एंड वाली कंडीशन भी समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये बड़ी मजेदार किस्म की एग्जांपल है, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी कि अगर हमारे कोड में या हमारे किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां इसके अंदर एक एम्प्टी पैराग्राफ डाल दिया इस डिव में, तो मैं यहां जाता हूं, इस सारे के सारे कोड को यहां से रिमूव करता हूं, डिव लिखता हूं, कॉलन डालता हूं क्योंकि कॉलन डालना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे सुडो क्लास फंक्शन डालने जा रहे हैं, और यहां मैं पैरेंथेसिस डाल देता हूं। अब मैं इसके अंदर लिखता हूं कि भाई एम्प्टी एलिमेंट जो है अगर इस डिव के अंदर, और यहां मैं एक सिलेक्टर देता हूं है सिलेक्टर, कोई एम्प्टी एलिमेंट मौजूद है, स्पेसिफाई नहीं करता कि हाँ जी इस किस्म का एम्प्टी एलिमेंट होना चाहिए तो तब जाके सेलेक्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं कोई है नहीं, किसी किस्म का कोई भी एम्प्टी एलिमेंट मौजूद है तो हम लोगों ने क्या करना है, इस डिव को सिलेक्ट करना और इसके ऊपर ये वाला CSS अप्लाई कर देना है। कंट्रोल एस करता हूं, कोड को सेव करने के बाद हम चले गए अपने वेब पेज पे, जाके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिव है वो सिलेक्ट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस डिव के अंदर हम लोगों ने एक एम्प्टी पैराग्राफ डाला हुआ है। और याद रखिएगा ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है कि डिसेंडेंट्स के अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पे डाल देता हूं डायरेक्ट चाइल्ड, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को जाकर रिफ्रेश करता हूं, आप यहां देख सकते हैं अभी भी यही सिलेक्टेड है। लेकिन मेरी बात को अब आपने गौर से सुनना है, अगर यहां जाके फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा पैराग्राफ मैंने यहाँ एम्प्टी पैराग्राफ लिखा था, मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, और अब कोड को सेव करने के बाद मैं चला जाता हूं वेब पेज पे, वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, देखेंगे ये डीसिलेक्ट हुआ और इसके ऊपर ये CSS अप्लाई नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि अब ये जो एम्प्टी एलिमेंट है वो डायरेक्ट चाइल्ड के तौर पर डिव में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहां से जो डायरेक्ट चाइल्ड का हमारा सेलेक्टर है उसे रिमूव करता हूं, कोड को सेव करता हूं और जाके वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डिव जो है वो सिलेक्ट हुआ और उसके ऊपर वो CSS अप्लाई हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे अब ये कहा कि वो वाला डिव सेलेक्ट करो जिसके डिसेंडेंट्स के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड हो, कोई एम्प्टी एलिमेंट आ जाए तो उस डिव को सिलेक्ट करके ये वाला CSS उसके ऊपर अप्लाई कर दो। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ देखें आप लोग गौर से देखें, ये सेक्शन के अंदर जाकर ये एक एम्प्टी डिव आ रहा था, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड है। ऑटोमेटिकली ये वाला क्लास बॉक्स वाला डिव सिलेक्ट हुआ और उसके ऊपर ये CSS अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। लेकिन अब हम जरा इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है या वो वाला पेरेंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर एम्प्टी एलिमेंट ना हो डिसेंडेंट्स के अंदर। तो हम यहां पे एक और सूडो फंक्शनल क्लास जो है उसको यूज करेंगे जिसका नाम है जी नॉट। यहां पर हम लोग कॉलन डालते हैं और नॉट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं और इस सारी चीज को यहां से उठाकर हम लोग यहां ला के पेश कर देते हैं। कंट्रोल V कर दिया और कंट्रोल S करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने वेब पेज पे, जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखें सारी कहानी उल्टी हो गई है। क्या हुआ जी, जो हमारा फर्स्ट डिव है, ये कहूं कि जो क्लास बॉक्स वाला डिव है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरा डिव सिलेक्ट हुआ। कंडीशन क्या कह रही है कि हमने हैज एम्प्टी वाला जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई ना, हैज एम्प्टी, इसका मतलब है होना चाहिए। लेकिन इसके बाहर हमने कंडीशन लगा दी है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो वाला डिव जो है सिलेक्ट करो। दोबारा अगेन मेरी बात को सुने कि हमने यहाँ पे कहा वो वाला डिव सिलेक्ट करो जिसके अंदर नहीं है कोई भी एम्प्टी एलिमेंट।
और फिर ये CSS उसके ऊपर अप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हैं कि क्लास बॉक्स वाले डिव के अंदर सेक्शन में एक एम्प्टी पैराग्राफ मौजूद था। सो देयरफॉर ये वाला CSS इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ से इस पैराग्राफ जो कि एम्प्टी है इसको रिमूव करता हूँ, कोड को सेव करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला डिव भी सिलेक्ट हो चुका है। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कोड को सेव करता हूँ, वेब पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं वो डीसिलेक्ट हो चुका है। तो एम्प्टी एलिमेंट की बेसिस के ऊपर भी हम लोग किसी पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एंसेस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ जाके सिर्फ ये लिख देता हूँ कि मुझे वो सेक्शन चाहिए और उस सेक्शन के ऊपर ये वाला CSS अप्लाई करना है जिसके अंदर कोई एम्प्टी एलिमेंट नहीं आ रहा, और वो सेक्शन भी यहाँ मैं दूसरे डिव में आपको बनाकर दे देता हूँ। क्या करता हूँ जी, इसी सेक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C करके यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और हुजूरे वाला यहाँ से एम्प्टी एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, कोड सेव हो गया, वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये अब सेलेक्ट हो चुका है और इसके ऊपर CSS अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एम्प्टी वाली एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि नॉट एम्प्टी को हम कैसे अप्लाई करते हैं, और अगर सिर्फ हमने एम्प्टी एलिमेंट अगर किसी डिव में मौजूद है, किसी एंसेस्टर में मौजूद है, अगर हमने उसको सेलेक्ट करना है तो हम लोग उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, चले जाते जाते वो भी बता देता हूं आपको, क्या याद करेंगे आप लोग। ये देखें, यहां से मैं इस सारे को रिमूव करता हूं, कंडीशन लगाता हूं कि मुझे वो वाली हेडिंग चाहिए, और कीजिएगा मुझे वो वाली हेडिंग चाहिए या वो H1 टैग जो है उसको हाईलाइट करो जिसके सिबलिंग्स में एक एम्प्टी पैराग्राफ आ रहा हो। मैं यहां जाके लिखता हूं जी, गौर से सुनिएगा ये बात कैसे हम फुलफिल करेंगे। हमने H1 लिखा, इसके बाद हम लोगों ने हैज की सुडो क्लास को स्टार्ट कर लिया और इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि एनी एम्प्टी एलिमेंट। और इससे पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, टिल्डा का सिंबल या टिल्ड का सिंबल, कि मैंने कहा कोई भी सिबलिंग उसका जो है अगर एम्प्टी आ रहा है तो उस हेडिंग H1 को सिलेक्ट करके आप लोग ये वाला CSS उसके ऊपर अप्लाई कर दें। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो जुरे वाला हेडिंग 1 के डिसेंडेंट्स के अंदर कोई एम्प्टी एलिमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता है हम हेडिंग 1 के अंदर सिर्फ कंटेंट डालते हैं, कोई एलिमेंट नहीं मेंशन करते। हाँ, सिर्फ हम स्पैन का टैग डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं डाला। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिल्डा का सिंबल यूज करते हैं, कंट्रोल S करते हैं और जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये वाली हेडिंग जो है ये सेलेक्ट हुई और इसके ऊपर CSS अप्लाई हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जाके हम लोग देखते हैं जी। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके ऊपर सुफा और दिस इज सुफा, और ये किस लेवल की हेडिंग आ रही है, ये वाली हेडिंग है। अब आप जरा गौर फरमाएं, हेडिंग 1 यहाँ पे सेक्शन में आ रही है और हेडिंग 1 के सिबलिंग्स में H2 भी है, H4 भी है, ये दो पैराग्राफ्स और ये एम्प्टी पैराग्राफ भी है। हमने कंडीशन लगाई है कि वो वाली हेडिंग सेलेक्ट करो जिसके सिबलिंग्स में कोई एम्प्टी एलिमेंट आना चाहिए। मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा, मैंने कोई एम्प्टी एलिमेंट आ जाए, ये टैरिक का मतलब ये है। और अगर मैं यहाँ पे P लिख के मजीद इसको स्पेसिफाई करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, कोड को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी भी सिलेक्टेड है, लेकिन हम लोग इस झगड़े में नहीं पड़ते, हम स्टैटिक डालते हैं, कोई एम्प्टी एलिमेंट आ जाए तो उस H1 को सिलेक्ट कर लो, तो देखें यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ अगर आप लोग गौर करें, यहाँ हेडिंग 1 तो आ रही है बॉक्स 1 क्लास वाले डिव के अंदर, लेकिन इसके सिबलिंग्स में कोई पैराग्राफ नहीं आ रहा जो कि एम्प्टी हो, या कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा जो कि एम्प्टी हो, सो देयरफॉर ये सेलेक्ट नहीं हुई। एंड सेम कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ आपको एक चीज समझाने के लिए, कि यहाँ पे इस बॉक्स 1 क्लास वाले डिव के अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ और कोई LI एलिमेंट उसके अंदर नहीं डालता, एम्प्टी अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, कोड को जाके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे फर्स्ट डिव में जो हेडिंग है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है
और सेकंड डिव में भी सेक्शन के अंदर जो हेडिंग मौजूद थी वो सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ अब इसके अंदर भी एक एम्प्टी एलिमेंट आ रहा है और इसके अंदर भी एक एम्प्टी एलिमेंट आ रहा है। इससे कतई नज़र कि ये पैराग्राफ है और ये एम्प्टी है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये एम्प्टी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल ऑपरेटर लिखा कि किसी किस्म का कोई भी एम्प्टी एलिमेंट आ जाए तो आपने उस H1 को सिलेक्ट कर लेना है, और H1 और उस एलिमेंट का रिलेशन ये होना चाहिए कि ये एक दूसरे के सिबलिंग्स होने चाहिए। मतलब ये कि इन दोनों का जो पेरेंट है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा हो गया और यहाँ दोनों हमारे जो डिव्स थे उनके अंदर ये हेडिंग्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि हम लोग एक तो पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा हम लोग बाय यूजिंग दिस रिलेशन जो कि सिबलिंग्स का रिलेशन है, एडजेसेंट सिबलिंग्स का रिलेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिबलिंग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये स्टूडेंट्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन की है उसमें जो मेरा मेन फोकस था वो आप लोगों को ये आइडिया क्लियर करने के लिए ये सारी डिस्कशन मैंने की है। फोकस ये है कि हैज सूडो क्लास जो है, या ये कहूं कि हैज का सूडो फंक्शन जो है या सूडो फंक्शनल क्लास है, इसके आर्गुमेंट्स के अंदर या इसकी इन पैरेंथेसिस के अंदर जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स मौजूद होती है ये रिलेशनल सेलेक्टर्स होते हैं। अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लिया कि यहाँ पे इस H3 का और इस H2 का जो रिलेशन था वो एडजेसेंट सिबलिंग का था। वो वाला H2 सेलेक्ट होगा जिसकी एडजेसेंट सिबलिंग H3 है। सिमिलरली यहां पे देखें ये डिसेंडेंट्स का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था इस डिव के अंदर और इस H3 के अंदर, चाहे ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड हो या चाहे इसका ग्रैंड चाइल्ड हो, बट इन दोनों के दरमियान में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन या डिसेंडेंट का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड का रिलेशन है, ये पेरेंट है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है। यहाँ पे अगेन अगर आप गौर करें तो हमने इस पेरेंट को सेलेक्ट किया बट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। H2 और H3 एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग्स होने चाहिए तो फिर ये डिव सेलेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हम लोगों ने दो रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, यहाँ पे भी दो थे कि दोनों डिसेंडेंट्स हों और उनके दरमियान में एडजेसेंट सिबलिंग का रिलेशनशिप हो। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इन दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया वो तो है एडजेसेंट सिबलिंग का, लेकिन इनका ताल्लुक इस डिव के साथ क्या है कि ये वाला डिव जो है ये दोनों इसके डायरेक्ट चाइल्ड्स होने चाहिए, ये नहीं कि इसके ग्रैंड चाइल्ड्स हों। अब यहाँ पे हम लोगों ने आर की कंडीशन यूज किया है पेरेंट को सेलेक्ट करने के लिए कि अगर कहीं पे भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है डायरेक्ट चाइल्ड्स के अंदर, इसको एज ए डिसेंडेंट कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। और ये कॉमास अब यहाँ पे आर का काम कर रहे हैं। पहले ये डिव सेलेक्ट होगा फिर उसके अंदर ये पैराग्राफ जो है ये सेलेक्ट होगा। मोर स्पेसिफिक हमने कर दिया, हमने कोई क्लास यूज नहीं की बल्कि डिव के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के दरम्यान में रिलेशनशिप को यूज करके हमने पहले डिव को सेलेक्ट किया, पेरेंट को सेलेक्ट किया और फिर पेरेंट के अंदर हम लोगों ने डिसेंडेंट्स को सेलेक्ट किया जो कि पैराग्राफ की शक्ल में। यहां हमने एंड की कंडीशन यूज की, या हमने ये कहा कि कोई एम्प्टी एलिमेंट है तो फिर, या अगर एम्प्टी एलिमेंट नहीं है तो फिर जाके उस डिव को आप सेलेक्ट करें। इसके ऊपर अच्छी खासी हमारी अभी गुफ्तगू हो चुकी है। तो जरूर वाला ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ईच सेलेक्टर विद इन द हैज सूडो क्लास selector list is relational. Relational selectors are the selectors that represent elements relative to one another. ये ऐसे selectors होते हैं जो elements को एक दूसरे के साथ relation के लिहाज से represent करते हैं या select करते हैं। A relative selector is one that starts with a combinator selector, whether explicit or implicit. अब इसका क्या मतलब है? बावजूद ये होता है कि हम लोगों ने जैसे यहां पे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर मेंशन ही नहीं किया, तो ये जो हैज सूडो क्लास का फंक्शनल सेलेक्टर है ये क्या करता है कि
ये समझ लेता है बाय डिफॉल्ट के यहां पे अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये वाला डिसेंडेंट सेलेक्टर है, बेशक आप स्पेस दें या ना दें। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब ये है, चाहे आपने वाजे तौर पर या गैर वाजे तौर पर इस चीज को मेंशन किया हो या ना किया हो। गैर वाजे तौर पर तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज अंडरस्टूड, जब आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो डिसेंडेंट सेलेक्टर होगा। इफ देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉम्बिनेटर लाइक डायरेक्ट चाइल्ड, सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग, तो क्या होगा, द डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर जो कि एक स्पेस है उसको अप्लाई कर दिया जाता है, या दैट इज इंप्लाइड। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है कि ये सिर्फ पेरेंट सेलेक्टर नहीं है, जैसे मैंने आपको यहां अपने इस सेक्शन में बताया था कि ये एक जो है ये पेरेंट सेलेक्टर है, पेरेंट सेलेक्टर भी है, एंसेस्टर सेलेक्टर भी है। जैसे मैंने कहा था कि हाँ जी हम सेक्शन को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हुजूर वाला इस बात को याद रखिएगा, पेरेंट सेलेक्टर होने के साथ साथ जो है सूडो क्लास फंक्शनल सेलेक्टर है, ये रिलेशनल सेलेक्टर है, ये एडजेसेंट सिबलिंग के कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को यूज करके जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको भी सिलेक्ट करता है, पेरेंट को भी सिलेक्ट करता है, किसी एंसेस्टर को, किसी भी लेवल के एंसेस्टर को ये सिलेक्ट करता है। तो सिर्फ आपने इसको ये नहीं कहना कि ये एक पेरेंट सेलेक्टर है, वरना ये इसके साथ ज्यादती होगी। सारी की सारी गुफ्तगू का निचोड़ मैंने इस स्लाइड के ऊपर लिख दिया है कि हैज ए रिलेशनल सेलेक्टर रादर देन ए पेरेंट सेलेक्टर। रीजन क्या है कि हैज इज कॉल्ड रिलेशनल सेलेक्टर रादर देन ए पेरेंट और एंसेस्टर सेलेक्टर, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन जस्ट एंसेस्ट्रल रीजंस। के जरिए से हम लोगों ने जो सिबलिंग्स हैं, एडजेसेंट सिबलिंग के प्रीवियस एलिमेंट को भी हमने सेलेक्ट किया। तो ये एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब लास्ट पर मैं आप लोगों से सिर्फ एक डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आप लोगों को मैंने बताया कि फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमारी इस सूडो क्लास जो कि है सूडो क्लास रिलेशनल सेलेक्टर है, या ये कह दूं है सीएसएस रिलेशनल सूडो क्लास जो है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि हाँ जी आप इसके अंदर ये फीचर ऑन कर सकते हैं, जिसके जरिए से ये इसको सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये फीचर हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, क्या तरीका कार है, तो मैं भी आप लोगों को ये सारा का सारा तरीकेकार भी समझा देता हूं। हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एड्रेस बार में जाके अबाउट कॉन्फ़िग लिखना है। मैं जरा इसको जूम इन करके आपको दिखा दूं ताकि आपको मेरी बात जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अबाउट कॉन्फ़िग, आप लोगों ने एक नया टैब ओपन कर लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने ये लिख देना है अबाउट कॉन्फ़िग। हम यहां पे लिखते हैं अबाउट कॉलन कॉन्फ़िग। ये लिखने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये हमें एक क्वेश्चन देगा और हम कहते हैं जी ठीक है, रिस्क को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब यहां से मैं आप लोगों को ये जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है, इसको यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और इस फीचर को जाके हम लोग इनेबल कर लेते हैं अपने फायरफॉक्स में। ये जो यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रही है, इसमें आप इसको जाके पेस्ट करें, इंटर प्रेस करें, आपके सामने ये देखें यहाँ ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। फिलहाल मैं इसको फॉल्स करता हूं और अभी मैं एक छोटा सा कोड लिख के आपको चेक कराता हूं कि आया कि फायरफॉक्स के अंदर हमारा वो कोड रन करेगा या नहीं करेगा, या ये कहूं कि जो हैज सूडो सेलेक्टर है उसको फायरफॉक्स सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे सपोर्ट करना शुरू कर देगा। चलिए आइए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर की तरफ। फिर वाला मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ @sport.html के नाम से। ये जो @sport.html के नाम से मैंने पेज बनाया हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे ये टाइटल दे दिया, मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं दिया और यहाँ जाके मैंने स्टाइल का टैग दिया, इसे स्टार्ट किया, हेड एलिमेंट में इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ये सारा कोड आपको वापस लिख कर चेक कराता हूँ। ये एक बड़ा मजेदार किस्म का फीचर है @sport का।
इस पर मैं इंशाल्लाह एक बड़ा मजेदार किस्म का डिटेल्ड लेक्चर आपको बना के दे सकता हूं। अगर आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि सर आप बना के दें, तो इंशाल्लाह एक लेक्चर, इसमें काफी डिटेल्ड लेक्चर मैं आपको बना के दूंगा, जिससे आपको इस फीचर की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और ये यूज किस लिए होता है? ये इसलिए यूज होता है कि हम लोग अगर ये पता करना चाहें कि सीएसएस की ये वाली प्रॉपर्टी ब्राउजर सपोर्ट करता है या नहीं करता। एक यूज बता रहा हूं, बहुत सारे और यूजेस हैं। तो हम इसके जरिए से चेक कर सकते हैं कि कोई भी ब्राउजर जो है वो सीएसएस की इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर सपोर्ट करता है तो हम लोग इसके जरिए से इस चीज का पता लगा सकते हैं, और फिर हम अपनी मर्जी का सीएसएस अगर सपोर्ट करता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा सीएसएस लिखकर हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो करते क्या है जी, यहाँ पे @ऑफ पोर्ट्स हमने लिखा, एक स्पेस दी, और यहां हम डाल देते हैं सिलेक्टर। या हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, और इसके बाद हम करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट और क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं जी हैज की सूडो क्लास, हैज लिखा, दो पैरेंथेसिस डाल दी। अब इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ मेंशन करना है। आप पी टैग डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे ये चेक करेगा कि हुजूर वाला क्या ये जो हमारा ब्राउजर है ये पी टैग के लिए हैज सूडो क्लास को सपोर्ट करता है या नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप जनरल रहें, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टैरिक का सिंबल या स्टार का सिंबल डाल दें। तो पहले भी आपको बता चुका हूं, किसी भी एलिमेंट के लिए क्या हैज का जो सूडो फंक्शन है या सूडो क्लास फंक्शन है या सूडो रिलेशनल फंक्शन है, ये सपोर्ट ये ब्राउजर करता है या नहीं करता। अगर तो करता होगा तो यहां हम एक छोटा सा सीएसएस लिखते हैं, यहां हम देते हैं बॉडी सिलेक्टर, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहां हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। और मैं यहां पे लिख देता हूं जी बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड। कंट्रोल एस किया, और अब अपने इसी पेज को @ऑफ स्पोर्ट वाले पेज को मैं जाके ओपन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेरा पे, फिर मैं इसको ओपन करूंगा हुजूरे वाला जाकर फायरफॉक्स पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, जितने भी हमारे पास ब्राउजर्स मौजूद है मैं सबके ऊपर इसको वन बाय वन ओपन करूंगा। सीएसएस के फोल्डर में हम आ चुके हैं। यहाँ जाके हम लोग @ऑफ sport.html को डबल क्लिक करके ओपेरा पे पहले ओपन करते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। मतलब ये कि जो ओपेरा ब्राउजर है वो हैज सूडो रिलेशनल सिलेक्टर को या सूडो रिलेशनल क्लास सिलेक्टर को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब हम वापस जाते हैं जी, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूं, और मैं यहाँ से ओपन पे जाके इसको ओपन कर लेता हूं क्रोम ब्राउजर पे। तो ये क्रोम ब्राउजर हमारा ओपन हो चुका, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी सपोर्ट करता है सीएसएस के फोल्डर के अंदर। और वहां जाके हम अगेन इसको ओपन करते हैं जी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे फाइल तो ओपन हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये देखें ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, लेकिन बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हुआ। दिस मीन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये इसको सपोर्ट नहीं करता। अब मैं इसको जरा जूम आउट करता हूं। क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 इज नाउ आउट ऑफ सपोर्ट, स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट recommended browser, the faster, more secure Microsoft Edge। अब मैं जैसे ही इसको लॉन्च करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैंने क्लिक किया, तो एज के ऊपर ये ओपन हुआ, और आप देख सकते हैं कि एज इसे सपोर्ट कर रहा है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट सीएसएस के फोल्डर में। वहां जाके मैं राइट क्लिक करता हूं, मैं आपको ओपेरा पे, क्रोम पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे इसको चेक करवा चुका हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं फायरफॉक्स पे। अब ये फाइल फायरफॉक्स पे ओपन हो चुकी है, फायरफॉक्स भी इसको सपोर्ट नहीं करता। अब मैं क्या करता हूं, एक नया टैब ओपन करता हूं, अबाउट कॉन्फ़िग लिखने के बाद हमने जैसे ही यहाँ पे इंटर प्रेस किया, हमें से कहते हैं जी प्रोसीड करो। अब यहां से मैं आप लोगों को ये जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं।
और इस फीचर को जाके हम लोग इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो चीज मैंने कॉपी की थी थोड़ी देर पहले वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इंटर को प्रेस किया मैंने, ये चीज पहले से आपके पास आ चुकी है। अब मैं जैसे ही इन बटन को क्लिक करता हूँ ये ट्रू हो चुका है और जैसे यहाँ जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि अब फायरफॉक्स ने भी हैज सुडो रिलेशनल क्लास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हुजूर वाला मैंने अभी तक जितनी भी आपसे डिस्कशन की है उसमें सिर्फ ये जो फॉर्म्स से रिलेटेड जो हैज सुडो क्लास की एप्लीकेशन है वो मैंने आपको इस लेक्चर में भी नहीं सिखाई क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, कुछ लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया आज मैं लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी रह गई है जो कि काफी ज्यादा टाइम लेगी हमारा, इसमें काफी डिस्कशन होगी हमारी, इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं और आपको ये डिटेल में मैं वहां पे समझा दूंगा। तो उम्मीद है आज जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप लोग मुझे कमेंट में लिख के लाजमन बताएंगे कि मैंने आप तक जो नॉलेज डिलीवर किया, मैंने जो आप तक नॉलेज आप तक डिलीवर किया आपको पसंद आया नहीं आया, आपको समझ आई है नहीं आई। अगर कोई आपकी क्यूरीज हैं आपके सवालात हैं तो लाजमन कमेंट में लिखकर मुझसे पूछिए। के साथ अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।